कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है मैम नेटवर्क। स्टार्ट हो गई। मैम स्टार्ट हो गई। जॉइन योर हैंड्स बेटा, आंखें बंद करें। ओके, ओ गरम थाइस, ओ साईरा, साईरा मैम। हाँ, अनिल म्यूट करो बेटा, है ना, बीच में आपका म्यूट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हमने नया पाठ शुरू करना है। कौन सा है? चिड़िया की बच्ची। शाम एक किसान। शाम में एक किसान। शाम एक किसान। मैम वो बीच में रह गया था। शाम एक किसान, ठीक है। अब शाम एक किसान कविता का जो टाइटल है उसमें किसके बारे में बात की गई है? किसान। एक व्यक्ति शाम जो एक किसान है। मैम एक किसान है। मैम एक किसान की बात। किसान की कहानी है। हाँ, किसान के बारे में बात की गई है। और किसान किसको बताया गया है? जिसका नाम श्याम है। जिसका नाम श्याम है। जी नहीं, जिसका नाम बिल्कुल बिल्कुल पहाड़। शाम। ठीक है। नहीं सुनो, हाँ, शाम की प्रकृति का चित्रण प्रकृति किया। को किसान बोला है। प्रकृति को किसान बोला, प्रकृति की चीजों को किसान बनाया है। और उसके कपड़े भी किसान के जो है, कपड़े भी वो अलग अलग प्रकृति के आयाम है, प्रकृति के भाग हैं। ठीक है, तो बड़ी सुंदर कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, जो इसके कवि हैं। और प्रकृति का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। वो चित्रण क्या है कि जैसे किसान सर्दियों के समय में हम क्या करते हैं कि देखते हैं बहुत ठंड होती है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो जब शाम के समय में किसान घर लौटता है तो कैसा दिखता है, क्या क्या होता है, तो उन्होंने प्रकृति को शाम के रूप में एक किसान के दृश्य को दर्शाया है। और उस शाम में जो सर्दी की शाम है या जो शाम का समय है, जो जाड़े की सर्दियों के बारे में है, जाड़े के बारे में है, सर्दियों के बारे में, उसमें उन्होंने प्रकृति में जो पहाड़ दिखता है उसको किसान बताया है। और पहाड़ को सोचते हुए उन्होंने उसकी जो विभिन्न चीजें हैं पहाड़ पे जो जो दिखता है, उन सारी चीजों को उसकी उससे संबंधित उनसे जोड़ा है और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी ऐसी चीज को जो कि मानव नहीं है पर हमने मानव मान लिया है, जो कि कोई व्यक्ति नहीं है पर हमने उसको व्यक्ति मान लिया है, उसको बोलते हैं मानवीकरण कर देना। इसमें मानवीकरण अलंकार की को देखा गया है, प्रयुक्त किया है, कवि ने उसमें मानवीकरण कर दिया है। मतलब सारी नॉन लिविंग थिंग को उसने लिविंग थिंग बना दिया है। तो मतलब उसने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, इंग्लिश में इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं और हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। इसके अलावा उसने बहुत सारी चीजों से तुलना भी की है, कंपेयर भी किया है उसकी बहुत सारी चीजों को। तो जहां जहां कंपैरिजन आता है, जहां जहां तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे तुलनात्मक शब्दों के प्रयोग होने पर उस जगह उपमा अलंकार आता है। खाने वाला उपमा बिल्कुल भी नहीं। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना, तौलना, ठीक है, बराबरी करना। तो इस कविता में दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पहला तो है मानवीकरण और दूसरा है उपमा अलंकार। ठीक है, मैं बताऊंगी बीच बीच में। तो पहले कविता को देखते हैं हम, तो इसलिए मैं इसके लिए स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, तो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कविता बहुत ही सरल है, लेकिन जैसे आप नहीं समझे ना कि किसान कौन है, आपने बोला श्याम नाम का किसान है, तो श्याम नाम का किसान नहीं है, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम समझ कर देखते हैं कि क्या चीजें हैं और कैसे कवि ने समझाने की कोशिश की है हमें। मेरी स्क्रीन विजिबल है अदीप? यस मैम। ओके, यस मैम।
स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो आप थोड़ी प्रणाम और Yes, आप ma'am. पर फिर साई राम। देखिए कविता का शीर्षक है शाम यानी संध्या, इवनिंग टाइम, एक किसान। ठीक है, शाम के समय का किसान का दृश्य का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार का किसान दिखाई देता है संध्या के समय। और ये शाम कब की है? सर्दियों की शाम है। सर्दियों के शाम में किसान के बारे में जो दर्शाया गया है वो प्रकृति के चित्रण को बहुत अच्छे से कवि ने समझाते हुए बताया है। अभी देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ठीक है, अब शाम के बारे में बताया है कि शाम एक किसान के रूप में किस प्रकार से दिखाई देगी। और कौन सी शाम है? सर्दियों की शाम है। सर्दियों की शाम। वेरी गुड, बीच में नहीं बोले बेटा, जब मैं पूछूंगी तब आप बोलना। आकाश का साफा बांध कर, साफा का मतलब होता है पगड़ी। ठीक है, सूरज की चिलम खींचता, शाम के समय सूरज कैसा हो जाता है? डूबता हुआ सा। डूबते सूरज की जो रोशनी है वो कम भी हो जाती है और वो लाल रंग का दिखाई देता है अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, तो डूबते सूरज की कल्पना कवि ने चिलम से की है। चिलम मतलब हुक्का पीते देखा है किसी को? बड़े बूढ़े लोग हुक्का पीते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। ठीक है, एक बर्तन सा होता है और पाइप लगी रहती है उसमें, और उसमें तंबाकू डालकर वो लोग पीते हैं। तो जो उसकी चिलम होती है उसके अंदर कोयले को जलाकर रखा जाता है और उसके नीचे तंबाकू होता है। तो जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, ये जो चिलम है ये पुराना रूप है सिगरेट का। ठीक है, तो सूरज की, डूबता हुआ सूरज कैसा लग रहा है? जैसे चिलम के अंदर क्या रखा हुआ है? कोयला। तो सूरज लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही जैसा कि चिलम के अंदर रखी आग दिखाई देती है। जो कोयले को हम डालते हैं चिलम में, वो भी सूरज की लालिमा की तरह ही दिखती है। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि सूरज कैसा दिख रहा है? चिलम जैसा, जिसको पहाड़ शाम के समय थका हारा आया है घर पर और पी रहा है, खींच रहा है, पाइप पी रहा है। तो बोलते हैं बैठा है पहाड़। पहाड़ कौन है? एक किसान। पहाड़ कौन है? किसान। तो पहाड़ का मानवीकरण कर दिया, मानव बना दिया उन्होंने। पहाड़ को किसके रूप में देखा है? किसान के रूप में। किसान के रूप में। हाँ, तो किसान कैसा है? बड़ा सा पहाड़ है, वो ऐसा लग रहा है कि बैठा हुआ है। तो पहाड़ बैठे हुए में किसान जैसा प्रतीत हो रहा है। और ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कवि को? क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर जो आकाश है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, आकाश जो है ऐसा लग रहा है उसने अपने सिर पे पगड़ी पहनी हुई है। तो उस पहाड़ ने आकाश की पगड़ी पहनी हुई है, साफा बांधा हुआ है। और साथ में ये डूब रहा जो सूरज है, ये डूबता सूरज उसके हाथों में पकड़ी हुई चिलम के जैसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी थकान मिटाने के लिए चिलम पी रहा है, खींच रहा है। आगे कवि बोलते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, ये देखिए पहाड़ से नदी निकल रही है। तो कवि बोलते हैं ये जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो नदी निकल के आ रही है, बह रही है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर एक चादर डाल दी हो। ठीक है, ओढ़ कर बैठा है क्योंकि सर्दियां हैं, ठंडियों के दिन है। तो बोलते हैं कि शाम के समय में जब वो लौटा है घर पर, थका मांदा बैठा है, तो अपनी थकान दूर करने के लिए वो एक तो चिलम पी रहा है और अपने घुटने पे उसने नदी के जैसी, नदी वाली चादर डाली हुई है, नदी के रूप की चादर डाली हुई है। तो नदी को भी चादर से कंपेयर किया गया है। तो जहां पे भी आपको सा और सी दिखेगा, सी चादर जैसी, ठीक है, सा जैसा, तो जहां जैसा और जैसी का प्रयोग होता है, सा और सी का प्रयोग होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो घुटनों पर उसकी जो
चादर है वो किससे बनी हुई है? नदी से, बहती हुई नदी से, जो पहाड़ों से निकल आ रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। ठीक है, हम लोग जब गुना जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में लाल रंग के फूलों का जंगल खिला रहता है। ठीक है, पलाश या टेसो के पेड़ों पर केवल फूल ही फूल नजर आते हैं, जिनसे हम होली के रंग भी बनाते हैं। ठीक, तो इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती है। जब फूल खिलते हैं तो पत्तियां दिखाई नहीं देती और लाल लाल फूल ही दिखते हैं। वो फूल ऐसे दिखते हैं जैसे कि चारों तरफ आग लगी हुई हो। तो कवि ने जंगल के सामने जो पलाश के जो जंगल है, जो पहाड़ के सामने है, उस पहाड़ के सामने वाले पलाश के जंगलों के फूलों की कल्पना अंगीठी से की है। अंगीठी का मतलब होता है सिगड़ी या चूल्हा। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे सिगड़ी बोली जाती है, हमारे यहाँ पे चूल्हा या अंगीठी के रूप में जाना जाता है, जिसमें कोयला डालकर जलाया जाता है और खाना पकाया जाता है। और कई बार इसको सर्दियों में हाथ तापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कवि बोलते हैं कि जो पलाश का जंगल है पहाड़ के सामने, वो ऐसा लग रहा है कि अंगीठी जली हुई है, क्योंकि उसके लाल लाल फूल अंगीठी में सिगड़ी भी बोलते हैं। हाँ, उसको सिगड़ी भी बोलते हैं। सिगड़ी भी बोलते हैं। हाँ, तो लाल वाले जो उसके फूल हैं वो ऐसे लग रहा है कि अंगीठी या सिगड़ी के अंदर कोयला डला हुआ हो, जो कि जल रहा है। लाल जलता हुआ कोयला उसको दिखाई दे रहा है। इसलिए कवि बोलते हैं कि जो पहाड़ रूपी किसान है, इसने अपने सामने अंगीठी जला के रखी है, ताकि उसको सर्दी से छुटकारा मिल सके, ताकि वो अच्छे से हाथ ताप सके, अपने आप को गर्म कर सके, गर्माहट ले सके। तो पलाश के जंगलों की अंगीठी उसने जला रखी है अपने सामने, अपने आप को गर्मी देने के लिए। इसके साथ ही वो बोलते हैं कि अंधकार, जो अंधेरा है, क्योंकि शाम का समय है और सूरज कहाँ डूबता है? पश्चिम में। उगता कहाँ से है? पूर्व से। ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। हाँ, ईस्ट मतलब पूर्व और वेस्ट मतलब पश्चिम। तो कवि बोलते हैं कि अंधकार जो है, अंधेरा जो है, वो पूर्व दिशा में, ईस्ट में। क्योंकि जब शाम होती है तो सूरज पश्चिम की ओर आ जाता है और पूर्व की तरफ से अंधेरा गिरने लगता है, क्योंकि वहां सूरज नहीं होता है। तो बोलते हैं कि अंधकार जो है, अंधेरा जो है, पूर्व दिशा में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। सिमटना मतलब ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ है। किसके जैसा? भेड़ों की तरह, भेड़ों के झुंड की तरह। गल्ला मतलब झुंड। ठीक है, गल्ले सा, झुंड सा। जानवरों के झुंड को गल्ला बोलते हैं, या झुंड को गल्ला बोला जाता है। तो बोलते हैं कि अंधेरा जो है ऐसा लग रहा है मानो पूर्व में, ईस्ट में कैसा बैठा हुआ है? भेड़ों के झुंड की तरह सिमट कर बैठा हुआ है, सिकुड़ के बैठा हुआ है, इकट्ठा होकर बैठ गया है। क्यों बैठा है? क्योंकि शाम हो रही है, अब ये रात धीरे धीरे फैलेगी और ये भेड़ों का गल्ला जो है वो अलग अलग होके चारों तरफ पसर जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको जरा देख लें। जो पहाड़ है वो किसान है, तो पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ है? आकाश का। हाँ, किसकी चिलम पी रहा है? सूरज की। अपने कोयला जैसा चादर अपने घुटनों पर डाली है। नदी। कौन से जंगल? पलाश के जंगल। ये बीच में सभी बोल रहे हैं ना, अलग अलग आवाज आ रही है मुझे सभी की। एक साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अलग अलग मैं भी बोलूं तो बेटा क्लास में मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तो आप क्या बोल रहे हो वो किसी को समझ में नहीं आएगा। अंधकार दूर पूर्व में भेड़ों के गल्ले सा बैठा हुआ है। किसके गल्ले सा बैठा है? भेड़ों के। गल्ला मतलब
झुंड 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 झुंड। ठीक है, तो अंधकार पूर्व दिशा में भेड़ों के झुंड की तरह सिमट कर बैठा हुआ है, क्योंकि सर्दी के दिन है, शाम हो चुकी है और चारों तरफ अंधेरा फैलने वाला है, क्योंकि सूरज डूब रहा है। अचानक बोला मोर। शाम के समय आवाज आती है मोर के बोलने की भी। जैसे किसी ने आवाज दी, देखो कवि बोलते हैं कि जब शाम का समय है, किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करो पहले। अचानक मोर बोल उठता है, क्योंकि शाम के समय में सारे पक्षी अपने घरों पे पहुंच जाते हैं, अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। तो मोर शाम के समय में जब आवाज देता है तो ऐसा लगता है, कवि बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। यानी किसको बोला है सुनते हो? शुभ्रा किसको बोला पहाड़ को। सुनते हो? हाँ, वेरी गुड। किसको बोला है शुभ्रा? पहाड़ पहाड़ को। पहाड़ वेरी गुड। पहाड़ कौन है? किसान 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 बस बस, रिपीट नहीं करो, आपने एक उत्तर दे दिया, मैंने सुन लिया, है ना। किसान। तो पहाड़ जो किसान के रूप में है, उसको ऐसा लगता है शाम के समय में जब वो घर में बैठा हुआ है, थका मांदा, शायद खेतों से लौट कर आया है, तो किसी ने उसे पुकारा है। पुकार कर क्या बोला है? सुनते हो। ठीक है, कौन बोलता है? ऐसे उसकी पत्नी बोल रही होगी, है ना, कि सुनते हो। तो मोर की आवाज कवि को ऐसे लग रही है जैसे किसान की पत्नी ने उसको पुकार के बोला हो, सुनते हो। चिलम औंधी। अब जो किसान के पास चिलम थी, चिलम किसकी थी? मैम अंगारे की। सूरज की सूरज सूरज की हाँ, सूरज की मैम सूरज की चिलम थी, वो औंधी हो गई। औंधी का मतलब हो गई पलट उल्टी जाना, या हाँ उलट जाना, या डूब पलट गई। मुंह के बल गिर जाना। ठीक है, चिलम औंधी हो गई। जैसे ही उसको किसी ने पुकारा, उसके हाथ की जो चिलम थी वो उल्टी होकर गिर जाती है। ठीक है, औंधी हो जाती है। जैसे ही चिलम औंधी होती है, धुआं उठने लगता है, क्योंकि चिलम के अंदर जो आग थी वो बुझ जाती है उसके गिरने से। और जैसे ही गिरती है वैसे ही धुआं उठने लगता है, और वो सूरज जो था चिलम के रूप में वो डूब जाता है। और जैसे ही सूरज डूबता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है ना। सूरज डूबते से ही रात हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर कविता है। अभी मैं आगे पूछूंगी आपसे, एक बार हम इनके शब्दार्थ भी देख लें। ठीक है, शब्दार्थ। आकाश यानी आसमान, साफा यानी पगड़ी, चिलम हुक्का, हाँ ऐसा बर्तन जिसमें तंबाकू जलाकर पिया जाता है, या उसकी पाइप से या उसको लिया जाता है, खींचा जाता है। दहक जलना, दहकना जलना, आग जलना, उसको बोलते हैं दहकना, जलना। पलाश, टेसू, ये टेसू का फूल है। ठीक है, ये टेसू का फूल है, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत होता है, और इससे होली के पक्के रंग बनाए जाते हैं। ये नेचुरल रंग बनाने के काम में आता है, इससे कोई हानि नहीं होती है। इसको उबालकर रंग भी बनाए जाते हैं, और दवाइयों के रूप में, हर्बल मेडिसिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अंगीठी यानी सिगड़ी, या फिर चूल्हा, कहीं कहीं उसको सिगड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ चूल्हा बोलते हैं, हमें अंगीठी भी बोलना आता है, आप लोग इसको सिगड़ी के रूप में जानते हो। सूरज, आदित्य, ओके, आदित्य या भानु।
चलो यहाँ देख लेते हैं। गल्ले सा यानी झुंड। झुंड। अंधकार, अंधेरा। सिमटा, इकट्ठा या सिकुड़ना। औंधी, उलटना, उलटना पलटना। उलट जाना या पलट जाना। मोर, मयूर, आवाज देना, पुकारना। ठीक है। नदी, तटिनी, तरंगिणी, दरिया। आपको नए नए शब्द आते हैं, ये इसलिए मैंने थोड़े से डिफिकल्ट डाले ताकि आप इनको भी सीखो। ठीक है। तो नदी को तटिनी भी बोला जाता है, तरंगिणी भी बोला जाता है। इस प्रकार ये कुछ शब्द अर्थ हैं, जब आप इसका अर्थ लेखन जरूर करना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मैम एक बार और पूरी स्क्रीन दिखाओ। आकाश, आसमान, साफा, पगड़ी, हाँ, चिलम, हुक्का, हुक्का, दफक, जलना, जलना, पलाश, टेसू, अंगीठी, सिगड़ी, चूल्हा, चूल्हा, सिगड़ी और चूल्हा। गल्ले सा, झुंड, अंधकार, अंधेरा, अंधेरा, वेरी गुड। सिमटा, इकट्ठा या सिकुड़ना। सिकुड़ना। औंधी, उलटना या पलटना। मोर, मयूर, आवाज देना, पुकारना। नदी, गंगा, तटिनी, हाँ, वेरी गुड। ये नए शब्द हैं बेटा, इनको मैंने जानबूझकर डाला ताकि आप लोग नए शब्दों को भी देख पाए, ठीक है। चलो एक बार इसको फिर से देख रहे हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ कौन है? किसान। किसान। और ये कब की बात की है कवि ने? कौन से समय? सर्दियों की शाम के बारे में बताया है, जिसमें उसने प्रकृति की विभिन्न चीजों का चित्रण किया है, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, और उनको मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश की है। इसलिए उसने कवि ने क्या किया? कविता में मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। हाँ, किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लिया है, मनुष्य मान लिया है। ठीक है। तो उस पहाड़ रूपी किसान ने किसका साफा बांधा है? मानव का आकाश का साफा। अपनी थकान मिटाने के लिए वो किसकी चिलम खींचता है? सूरज की। अपनी सर्दी को दूर भगाने के लिए किसकी चादर उसने अपने पैरों पर डाली? नदी। उसके सामने कौन से रूप की अंगीठी रखी हुई है? किसके? टेसू के जंगल की। कैलाश के जंगल की। अंधकार पूर्व में किसकी तरह बैठा हुआ है? भेड़ों की वेरी गुड। ठीक है। अचानक कौन बोलता है? मोर। बोलता है? मयूर। किसान। ओके। पहाड़ को सुनती हो क्या? अब ये सुनते हो किसने आवाज लगाई होगी किसान को? किसान की पत्नी ने। पत्नी की आवाज सुनते ही उसके हाथ की चिलम क्या हो जाती है? नदी में गिर जाती है। गिर जाती है। गिरने से क्या होता है?
अंधेरा के साथ जाता है और अंधेरा छा जाता है। यस, चिलम बुझ जाती है, उसके बुझने से धुआं उठता है और इतनी देर में सूरज डूब जाता है। सूरज के डूबने से ही क्या हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, कविता समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गई। चलिए, तो मैं एक बार अब जिसको कुछ सवाल है तो पूछ लो अभी, नहीं तो मैं सवाल पूछती हूँ। मैम अदीब, हाँ दीप, बोलो बेटा। मैम इसका अर्थ भी लिखना है? हाँ, अर्थ इसलिए लिखना है क्योंकि ये अर्थ सीधा सीधा नहीं है। यस सीधा मैम। सीधा का मतलब है कि इसमें हमें समझाते हुए लिखना है। हाँ, कविता का अर्थ लिखना, ठीक है। तो इससे Yes, आपकी कविता स्पष्ट हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा और कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसको लिखना है और समझाते हुए लिखना है कि कवि ने इसमें शाम के दृश्य के बारे में बताया है, और वो भी जाड़े की शाम है या सर्दियों की शाम के बारे में बताया है कि अगर किसान थका हुआ आता है तो वो किस तरीके से अपने घर में रहता है। तो उसने प्रकृति के अलग अलग चीजों का चित्रण किया है। मैम इसके मैम क्वेश्चन आंसर टिक करवा दिए जी। मैम कौन कौन से करना टिक करवा दीजिए। मैं अभी ऐसे नहीं बताऊंगी, बिना डिस्कशन के नहीं करेंगे बेटा, है ना। मैम कैन आई रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा, डाउट किसको है? मैम ये कि पीछे जो मतलब दिया है वो लिखना है या मन से लिखना है? बेटा वो सारांश आप उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन शब्द आपके होंगे, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना, उसकी मदद ले सकते हो। वो सारांश है, कविता की पूरी समरी दी है वो पीछे, ठीक है। तो आप जब पंक्ति के हिसाब से हर एक पंक्ति का अर्थ लिखोगे ना, तो उसमें से आप मदद ले सकते हो, और आप अपने तरीके से लिखोगे तो आपको याद अच्छे से होगा, ठीक है। एक साथ नहीं लिखना है, जैसे मैंने समझाया ना, एक पहला पैराग्राफ, पहला पद्य पढ़ो, पहला पद्य लिख लिया, उसका अर्थ लिख देना, दूसरा पद्य लिखना, उसका अर्थ लिख देना, ऐसे करना, ठीक है। और जितना समझा सकते हो उतने अच्छे से समझाना लिखते हुए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसमें ये भी बता देना कि कवि ने इसको पहाड़ को या शाम के दृश्य को मनुष्य के रूप में माना है, इसलिए उसने क्या किया, मानवीकरण किया है। मानवीकरण, ठीक है, ये लिखना शब्दार्थ लिख सकते हैं, शब्दार्थ। हाँ बिल्कुल लिख सकते बेटा, शब्दार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैम एक रूपताओं की जोड़ी मतलब? एक रूपता मतलब किसके साथ उसने समानता बिठाई है, कौन कौन सी चीजों को उसने किसान की अलग अलग चीजों से दर्शाया है। जैसे नदी को उसने चादर के रूप में लिया है ना, ऐसे हमको बताया है। उसकी पत्नी बोला है। हाँ, तो उसने 5 एक रूपताएं ली हैं, प्रकृति की 5 विभिन्न चीजों को लिया है। जैसे उसने सबसे पहली एक रूपता क्या ली है, पहाड़, आकाश आकाश को उसकी पगड़ी, आकाश का साफा, उसकी पगड़ी, पहाड़ को किसान, फिर नदी को चादर, सूरज को चिलम, यस, सूरज की चादर, नदी को चादर, बना चादर, जंगल की पत्नी, लाश के जंगल की अंगीठी, ओके, और मोर को उसकी पत्नी, मोर को उसकी पत्नी बताया, मोर की पत्नी। एक और छूट गया बीच में, भेड़ की गले से, पेड़ों के गले से, किसको माना है, अंधेरे को, वेरी गुड। तो ये 5 ठीक है, तो इन 5 के बारे में आपको लिखना है। और जहां भी सा और सी का प्रयोग किया है, कौन सा, वहाँ जैसा जैसी प्रयोग होता है, हाँ वेरी गुड, बोला उपमा अलंकार, रेणुका, हाँ रेणुका, वेरी गुड, उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार में किसी भी शब्द की तुलना की जाती है, और इसकी पहचानने का तरीका ये है कि इनके साथ में सा या सी का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे लंबा, किसके जैसा,
पेड़ सा लंबा, खंबे सा लंबा, लंबी सी, कोयले सा काला, बर्फ सा ठंडा, कंकाल सा पतला, ठीक, जो तवे सा गरम, रूई सा सफेद, फूल सा कोमल। जो सा सी का प्रयोग किया जाता है ना, इसका मतलब है हम वहां पे उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले आप कितने ही पाठ जितने पढ़ चुके हैं उनमें से आप कितने ही उपमा अलंकार के उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से आ गया। अब प्रश्न उत्तर, इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं दिए हुए हैं। ये पहला ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप बोल रहे हो 5 एकरूपताओं के बारे में बताना। बस ये अभी हमने चर्चा की है। अब इसके छोटे छोटे प्रश्न आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे कवि ने पहाड़ के रूप में किसे पाया है, किसे बताया है? किसान, मानव वर्ण करना किसान के, हाँ, या किसान के रूप में किसको, किसकी कल्पना की है? किसान के रूप में किसकी कल्पना की है? पहाड़, हाँ, वेरी गुड, दोनों ही तरीके से आता है। इसी प्रकार से किसान ने किसका साफा बांधा है? आकाश का, आकाश, आकाश। आकाश किसान का क्या माना गया है? साफा, अग्री, किसान सूरज की साफा, किसान को सूरज की चिलम खींचता क्यों बताया गया है? सूरज की रोशनी, मैम उसकी थकान दूर करने के लिए, सूरज की रोशनी, ये सूरज की रोशनी के लिए नहीं, सूरज की चिलम वो इसलिए खींच रहा है क्योंकि वो थका हुआ है, उसकी थकान दूर करने के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। नदी किसके समान है? चादर, चादर, किसान ने अपने पैरों पर चादर के रूप में किसे डाला हुआ है? नदी को। नदी को, वेरी गुड। पलाश के जंगल की अंगीठी किसने जलाई है? अंधारा, मैम केसू के फूल ने। केसू के किसने जलाई है? केसू के फूल, किसने जलाई है? पलाश के जंगलों की अंगीठी किसने जला रखी है? सूरज, सूरज ने, ओके, शुक्र बोलो। पहाड़ ने, फूलों ने, फूलों ने, सूरज ने, टेसुओं के फूलों ने, टेसू के किसने जलाई है? पहाड़ ने, पहाड़ कौन है? किसान, किसान है। सर्दियों के दिन है, उसको अंगीठी की जरूरत है ताकि उसको गर्मी मिल सके, तो उसने पलाश के जंगलों की अंगीठी जला ली है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बीच बीच में से आपको आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब आप अपना अर्थ लेखन अच्छे से पक्के से कर पाएंगे। अंधकार किसके झुंड की तरह सिमटा बैठा है? भेड़ों की झुंड सा। पेड़ों के झुंड। हाँ, अगर आप भेड़ों को देखोगे ना, भेड़ों को कभी चलते हुए आपने देखा होगा ना, तो भेड़ एक दूसरे के पीछे चलती चली जाती है, झुंड में रहती है। झुंड में मैम, शिकार के हाँ, भेड़ों का झुंड जो होता है एक साथ चिपका चिपका चलता है, एक दूसरे के पीछे पीछे चलता है। ठीक है, और वो एक दूसरे को देखते नहीं है, बस पीछे पीछे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। अगर पहली भेड़ कहीं गिर गई ना, तो पीछे पीछे वाली भेड़ भी उसी में गिरती चली जाएगी। वो रास्ता नहीं देखते, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो भेड़ों की झुंड की तरह जो कि पूरे ग्रुप में रहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि जैसे भेड़ों का झुंड किसके जैसा है? अंधकार जैसा। जैसे सिमट पर बैठ जाती है शाम के समय में, उसी प्रकार से। हाँ, माइक ऋतु का ऑन है, राधिका का ऑन है, क्योंकि मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देख रही हूँ मैं पीपल वाले में, तो बहुत सारे माइक अभी ओपन थे, अब बंद हो गए सबके। ठीक है, तो इसलिए भेड़े जैसे सिमट कर बैठ जाती हैं जाड़े में, उसी प्रकार से कवि को ऐसा लग रहा है कि जब तक सूरज है तो सिमटा हुआ अंधकार भी एक जगह कोने में दुबक कर छुप कर बैठा हुआ है कि कब सूरज डूबे और कब मैं चारों तरफ फैल जाऊं। तो ये आपकी कविता थी जिसमें प्रकृति का सबसे सुंदर चित्रण किया है कवि ने। क्यों सुंदर चित्रण है?
क्योंकि उसने पहली बात तो मानवीकरण कर दिया है और दूसरी बात पर्सोनिफिकेशन। हाँ पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है और दूसरी बात उसने प्रकृति की ही चीजों की तुलना की है अलग अलग चीजों से, इसलिए एक रूपता की है। एक रूपता बनाई है। वेरी गुड, एक रूपता स्थापित की है। ठीक है, अब किसी को डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ लें और पहला ही प्रश्न सिर्फ करना और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न 5-6 बना लेंगे। हम भाषा की बात अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में विराम चिन्ह करेंगे। ठीक है, चलिए किसी को डाउट है क्या? कविता समझ में आ गई हो तो सेशन एंड कर। बाकी सारे क्वेश्चंस भी तो करने। बेटा बाकी सारे क्वेश्चंस अगर डिस्कस करने लायक होंगे तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में अपनी, ठीक है? अन्यथा आप सिर्फ फर्स्ट प्रश्न करेंगे, पहला वाला प्रश्न एक रूपता वाला, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखना है? फर्स्ट क्वेश्चन में नीचे की पंक्तियों में प्रश्न है, ऊपर तो केवल समझाया गया है। ठीक है, कवि ने किन 5 एक रूपताओं का वर्णन इस कविता में किया है, ये प्रश्न आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं इसको, उस प्रश्न का शॉर्ट करके। ठीक है, उसे समझा। मैम हाँ बेटा, चैप्टर 7 में कौन से क्वेश्चन करने हैं? 7th में? हाँ मैम। बेटा अभी तो मैंने बुक ओपन नहीं की है, मैंने तो उसी समय चर्चा की थी तो बताया था। हमने तो सारी भाषा की बात वगैरह भी डिस्कस किया था, संवाद लेखन तक। मैम सारे करना है वो हाँ क्वेश्चन? ठीक है, चलो यस मैम। शांति पाठ कर लेते हैं। चलिए आंखें बंद, माइक ओपन नहीं करना बेटा, ओके? ओ शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, साई राम मैम। साई राम, साई राम। साईराम मैम।